एक था टाइगर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वह सचमुच एक टाइगर है। भारत सरकार के कार्यालयों में एक अलग कैडर है जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा कैडर कहा जाता है। हालांकि राजभाषा कैडर के जो कार्य हैं वह सीधे सीधे गृह मंत्रालय भेजे जाते हैं। उनका काम होता है किसी कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन का काम देखना, उसकी मॉनिटरिंग और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर आगे भेजना। भारत के संविधान ने भी बहुत सारे प्रावधान किए हैं कि सरकारी केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का कार्यान्वयन हो, इसके लिए राजभाषा कैडर की स्थापना की गई है। पर यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों में राजभाषा कैडर के जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनको उतना भाव नहीं दिया जाता, और उनको ही नहीं, भारत की जो राजभाषा है संविधान के अनुसार उसको भी ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता। लगभग हर कार्यालयों में ऐसी बात है। लेकिन आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ, जब तक राजभाषा के कैडर में सेवारत रहे, राजभाषा का काम धाम उनकी वजह से मैंने देखा कि जब जब गाड़ी फंसी है उनके खड़े होते ही राजभाषा के कार्यान्वयन का काम चल पड़ा है। जी हाँ मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ श्री सुरेश कुमार राउतरे जी की, जो आज अर्थात 31 मई 2024 को राजभाषा के कैडर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, या फिर जब तक आप हमारा यह वीडियो देख रहे होंगे वे सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। अब सरकारी कार्यालयों में लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इनके अंदर ऐसी क्या खास बात थी जिसके कारण लोग इन्हें, या फिर मैं इन्हें टाइगर कह के बुला रहा हूं। इनके इस टाइगर उपाधि जो मैंने दिया है उसके बारे में जानने के लिए हम इनके पूर्व की सेवा, मतलब आज से 20-25 साल पहले की जिंदगी में प्रवेश करते हैं। एक वार्ता में बात हो रही थी तो इन्होंने देखा सरकारी कार्यालयों में या फिर जहां भी, सड़क पर भी, कहीं भी अगर इन्हें भ्रष्टाचार दिखता था तो ये उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कलम उठा लेते थे, और कलम उठा करके ये सीधे सीधे भारत के राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय और संबद्ध कार्यालय को चिट्ठी लिख देते थे। एक बार इन्हें कहीं से पता चला कि सरकारी कार्यालय के अधिकांश कर्मचारी, अधिकारी भी उसमें शामिल थे, उन्होंने अपना मकान, जो सरकारी मकान आवंटित था, वह किराए पर दे रखा था और खुद अपने घर में रहते थे और उससे एक अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। उन्हें जैसे ही इस बात का पता लगा, उन्होंने इसका विवरण लिख करके सीएजी सहित भारत के माननीय राष्ट्रपति तक चिट्ठी में पूरा ब्यौरा भेज दिया। उनकी इस चिट्ठी का यह प्रभाव पड़ा कि 1 महीने के अंदर विभिन्न संस्थाओं ने उस कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का लेखा जोखा देखना शुरू किया, और इसका फल यह हुआ कि कई ऐसे लोग जिन्होंने कई वर्षों से अपना मकान किराए पे दे रखा था, उन्हें लाखों रुपया हर्जाने के तौर पर वापस करना पड़ा। और इस क्रम में उस विशेष कार्यालय को कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई। मतलब जो लोग रह रहे थे, किराए पर दे रहे थे, उनसे सरकार ने किराया वसूल किया। और ऐसा होना था कि उस कार्यालय के लोगों में, उस कार्यालय के मुख्यालय से लेकर के जो भी कार्यालय हैं उनका नाम फट गया, और लोगों को यह डर सताने लगा कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ की तो सुरेश भाई आ जाएगा। उनके अनुसार उन्होंने एक बार देखा कि निजी अस्पतालों से, जो टाई अप अस्पताल हैं कार्यालय के साथ, वहाँ से बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, और इतने बिल आ रहे हैं जो कि होना स्वाभाविक नहीं है। इसके खिलाफ भी उन्होंने एक मुहिम चलाया, और उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जितने भी इस तरह के टाई अप अस्पताल थे उनसे जानकारी मांगी। उस जानकारी मांगने का यह प्रभाव पड़ा कि जितने भी टाई अप अस्पताल थे
उनके लिए एक कार्यालय का महीने का 15 करोड़ 16 करोड़ रुपए का बिल जाता था या पैसा जाता था, वह घट करके 70 लाख 65 लाख पर आ गया। मतलब उनके इस प्रयास से इस प्रकार का बड़े पैमाने पर होने वाला गोलमाल बंद हो गया और उससे आप समझ सकते हैं कि सरकार को कितना लाभ हुआ होगा। ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसे कई संदर्भ हैं जब उन्हें पता लगा कि ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ वह शिकायत करने से नहीं डरते थे। और शिकायत भारत के माननीय राष्ट्रपति से लेकर कार्यालय प्रधान तक, और जब भी आवेदन भेजते थे थ्रू प्रॉपर चैनल अपने कार्यालय प्रधान को ही देते थे कि यह भ्रष्टाचार हुआ है और यह माननीय राष्ट्रपति महोदय को मैं चिट्ठी भेजना चाह रहा हूँ, आप इसको अग्रेसित कर दें। कुछ भी मामला हो, फट से आरटीआई की तलवार उनकी उठी रहती थी। उनकी इस बात का लाभ राजभाषा कैडर को ऐसा मिला कि कई बार लोग राजभाषा की रिपोर्ट नहीं देते हैं या फिर समय पर नहीं देते थे। फिर सुरेश बाबू खड़े होते थे और बोलते थे अच्छा ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ। सुरेश बाबू गए शाखाओं में, उन्होंने कहा भाई रिपोर्ट दे दो। 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट टेबल पे। भाषा के हित में उन्होंने बहुत प्रयास किया, लोगों को मोटिवेट किया। चूँकि सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को यह लगता था कि अगर हमने झूठ रिपोर्ट दिया तो पकड़े जाएंगे, संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो पकड़े जाएंगे। और इस तरह से जब जब उन्होंने हस्तक्षेप किया राजभाषा के कारण उनका कार्य बढ़ चला। ऐसे उनके बारे में बहुत किस्से हैं। सुरेश बाबू पहनावे का विशेष ख्याल रखते थे। हमेशा सूटेड बूटेड, कार्यालय के अनुसार, मतलब जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम के अनुसार कपड़े पहन करके, और हमेशा रेबन का ग्लास उनकी आंखों पे था। सुरेश बाबू के इन सब कार्यकलापों का या उन्होंने ये जो कुछ भी किया इसका विस्तार से उनके जुबान से ही वर्णन सुनाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कोई आप उपन्यास पढ़ रहे हैं। चूँकि आज उनकी सेवानिवृत्ति है और उनकी सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर उनके सम्मान में यह वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सेवानिवृत्ति के ठीक 10 दिन के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक वकील के तौर पर उनका पंजीकरण हो जाएगा और इसके बाद से वकालत के पेशे में प्रवेश करेंगे। आइए उनके सुखद भविष्य और अच्छे जीवन की कामना करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। फिर एक था टाइगर की पूरी कहानी टाइगर की जुबानी। जय हिंद।